नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निंजा एमएम। आज हम एक एलन की नोट्स का मेडिसिन पढ़ेंगे विच इज़ द एसिटिकम एसिड। एसिटिकम एसिड, ठीक है। तो एसिटिकम एसिड एलन की नोट्स का थर्ड रेमेडी है, थर्ड मेडिसिन दिया हुआ है। और इसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला विच इज़ द C4H3O4 एंड एसिटिकम एसिड कॉमनली नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको हम कॉमनली ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, ठीक है। तो जो इसका पर्सन है, लीन पर्सन विथ लैक्स फ्लैबी मसल। लीन पर्सन, लीन पर्सन विथ लैक्स फ्लैबी मसल। तो इसका मीनिंग क्या हो, जो पर्सन है, इसका जो पेशेंट है, उसका जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल पतला दुबला होगा, लीन थीन होगा। और इसके साथ साथ उसका जो मसल्स है वो लैक्स फ्लैबी होगा। लैक्स फ्लैबी दैट मीन्स कि झूलता हुआ मसल होगा, ठीक है। लैक्स फ्लैबी नीचे की तरफ लटका हुआ, ठीक है। तो इस तरीके का इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एडेप्टेड टू पेल, जब हम इसका फेस देखेंगे, एडेप्टेड टू पेल फेस, पेल, ठीक है। इसका जो एडेप्टेशन है वो बिल्कुल पेलनेस की तरफ होगा। और इसका फेस भी कैसा दिखेगा, पेल कलर का होगा। पेल का दैट मीन्स कि येलोइश कलर, ठीक है। पेल का फेस जो है ये पेल कलर का है। पेल दैट मीन्स कि येलोइश कलर। आप इसमें बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन जो है फेस पे कम होगा, जिसके वजह से इसका फेस कैसा लग रहा है, पेल लग रहा है, ठीक है। और पेल का एक्सट्रीम पेलनेस का बहुत सारी रेमेडी है एलन की नोट्स में, जैसे कि फेरम मेटालिकम, ठीक है। तो फेरम मेटालिकम दिया हुआ है एलन की नोट्स में। फेरम मेटालिकम, फेरम मेटालिकम इज द इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा एक्सट्रीम पेलनेस। यदि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे या कोई भी एग्ज़ाम में एक्सट्रीम पेलनेस, तो एक्सट्रीम पेलनेस हमें फेरम मेटालिकम में देखने के लिए मिलेगा। फेरम मेटालिकम जो है उसके अंदर हमें एक्सट्रीम पेलनेस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसका हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम एब्रोटेनम में भी देख चुके हैं। एब्रोटेनम में हम इस फीचर को बहुत अच्छे से कंपैरिजन किए थे। तो नेक्स्ट फीचर है मैरेस्मस। मैरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज, एंड अदर वेस्टिंग वेस्टिंग डिजीज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ज़रा समझिएगा कि मैरस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज में, इसमें हम बहुत सारे मेडिसिन को कंपैरिजन किए। मैं खासकर मैरस्मस को लेके एलन की नोट्स में मैरस्मस को लेके 7-8 मेडिसिन दिया हुआ है। तो जैसे कि हम जो एब्रोटेनम वाला मेरा वीडियो है उसमें आप देखिएगा, तो इसमें हम डिटेल में कंपैरिजन किए मैरस्मस को लेके। लाइक सबसे फर्स्ट मेडिसिन तो हम एब्रोटेनम हो गया, ठीक है। इसके बाद ट्यूबरकुलिनम में भी हम देखेंगे मैरस्मस, ठीक है। इसके बाद है सैनिकुला, इसके अंदर भी हमें मैरस्मस वेस्टिंग डिजीज देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद नेट्रम म्यूर, ठीक है, नेट्रम म्यूर में भी देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद है आयोडियम। तो बहुत सारा मेडिसिन है जिसके अंदर हमें मैरस्मस देखने के लिए मिलेगा। मैरस्मस, इसके साथ साथ अदर वेस्टिंग डिजीज भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एक बार इसको हम फिर से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। जो इसका पर्सन होगा, लीन पर्सन है। लीन दैट मीन्स कि पतला दुबला सिलेंडर बॉडी होगा, ठीक है, पतला, बिल्कुल पतला होता है। एंड लैक्स फ्लैबी मसल, जो इसका मसल से कैसा है, लैक्स झूला हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें प्रोटीन का प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स का जो है इसमें डेफिशिएंसी है, जिसके वजह से इसका स्किन जो है वो फ्लैबी है, मतलब
फ्लैबी दैट मीन्स कि झूलता हुआ स्किन है। एडेप्टेड एडेप्टेड टू पेल और फेस पेल, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम है जिसकी वजह से पेलनेस है, इसके फेस जो है, फेस का कलर जो है वो पेल कलर का है। और एक्सट्रीम पेलनेस हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इस पर हम स्टार लगाते हैं, विच इज़ द फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम के अंदर भी हमें पेलनेस देखने के लिए मिलेगा। तो एलन की नोट्स का एक्सट्रीम पेलनेस किसमें मिलेगा, फेरम मेटालिकम। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है थर्ड, विच इज़ द मैरस्मस। मैरस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। खासकर ये जो रेमेडी है चिल्ड्रन में भी देते हैं, तो चिल्ड्रन का बहुत अच्छा ये काम करेगा, ठीक है। वेस्टिंग डिजीज है चिल्ड्रन में, तो साथ साथ मैरस्मस में। तो कौन कौन सा मेडिसिन है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और कौन सा मेडिसिन है जिसमें हमें मैरस्मस देखने के लिए मिलता है, एब्रोटेनम, ट्यूबरकुलिनम, सैनिकुला, नाइट्रोम्यूट, आयोडियम, एसिटिक एसिड। तो ये सारा मेडिसिन है जिसके अंदर हमें मैरस्मस देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल जनरल पे, ठीक है दोस्तों। तो फिजिकल जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फिजिकल जनरल हम यहाँ पे देखेंगे, फिजिकल जनरल, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल में हेमोरेज, ठीक है, वेरी मार्क है इसका। फर्स्ट फिजिकल जनरल में दोस्तों हेमरेज। हेमरेज इसमें बहुत मार्क है। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, ठीक है। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, एवरी म्यूकस आउटलेट। इसके साथ साथ नोज से भी हेमरेज होगा, थ्रोट, लंग्स, थ्रोट, लंग्स, स्टोमैक, बॉवेल्स, यूटेरस, इन सभी जगह से इसमें हेमरेज देखने के लिए मिल सकता है। कहीं से भी हेमरेज देखने के लिए मिल सकता है हमें, लाइक हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, जहाँ जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस आउटलेट है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, जो पार्ट, जो ऑर्गन, और वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट होगा, तो वहाँ से हेमरेज देखने के लिए मिलेगा। लाइक नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग्स, स्टोमैक, बॉवेल्स, यूटेरस, इन सभी जगह से हेमरेज देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए हेमरेज कौन कौन से मेडिसिन में है जो कि मार्क है। ऐसे एलन की नोट्स में बहुत सारे मेडिसिन है, अप्रॉक्स 25-30 मेडिसिन है जिसमें कि हम हेमरेज देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो एलन की नोट्स में जिसका कंपैरिजन किया गया है, उसका हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका कंपैरिजन है फेरम से, ठीक है, फेरम मेटालिकम। तो फेरम मेटालिकम के अंदर हेमरेज देखने के लिए मिलेगा। तो फेरम के अंदर जो हेमरेज है, ये हेमरेज कैसा होता है, जो ब्लड निकलता है वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड कलर का, एंड कोआगुलेटेड इजिली। फेरम मेटालिकम का हेमरेज है। सेकंड इसका है मिलेफोलियम से। मिलेफोलियम के अंदर भी हेमरेज हमें देखने के लिए मिलेगा, मिलेफोलियम। तो मिलेफोलियम का जो हेमरेज है, इसमें भी हेमरेज का जो ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर का होगा, हेमोरेज इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। और हेमरेज कैसा होगा, ब्राइट रेड फ्लूइड, ब्राइट रेड फ्लूइड। नेक्स्ट है अर्निका। अर्निका के अंदर भी हेमरेज है, बट अर्निका जो है एक इंजरी का मेडिसिन है। तो इसमें जो भी हेमोरेज है, हेमोरेज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, हेमोरेज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। तो जहाँ पे भी चोट लग रहा है या मैकेनिकल इंजरी है,
वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो उस केस में हम अर्निका देंगे। इसके बाद है दोस्तों हेमामिलिस। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हेमामिलिस, सबको पता होगा। हेमामिलिस जो है हेमोरेज की बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है हेमामिलिस। इसमें जो हेमरेज है वो प्रोफ्यूज़ होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, जहाँ से भी ब्लड निकलेगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा, प्रोफ्यूज़ होगा, डार्क होगा। इसके साथ साथ जो डिस्चार्ज जो भी होगा वो प्रोफ्यूज़ होगा, ठीक है। तो प्रोफ्यूज़, डार्क डिस्चार्ज, जो भी डिस्चार्ज है, जो हेमरेज है वो कैसा है, प्रोफ्यूज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, डार्क कलर का, नॉट ब्राइट रेड, विच इज़ द डार्क कलर, और जो इसका डिस्चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम एक मेडिसिन से इसका कंपैरिजन करते हैं, सिंकोना। सिंकोना को हम और क्या बोलते हैं, सिंकोना को हम चाइना बोलते हैं, ठीक। तो चाइना के अंदर में भी हेमरेज देखेंगे हम लोग। इसका हेमरेज कैसा होता है, नॉर्मल है, हेमरेज फ्रॉम माउथ, म्यूकस आउटलेट, और ये जो हेमरेज है इसका, हेमोरेज लॉन्ग टाइम तक होता है, कंटिन्यूअस, लॉन्ग टाइम और कंटिन्यूअस, लंबे समय तक होता है चाइना का हेमरेज। तो यहाँ पे हम फिजिकल जनरल में हमारा फर्स्ट पॉइंट है विच इज़ द हेमोरेज। यहाँ पे सब लोग आप ध्यान दीजिए दोस्तों, फर्स्ट हमारा फिजिकल जनरल है विच इज़ द हेमरेज। एसिटिक एसिड में हमें हेमरेज देखने के लिए मिलेगा। तो हेमरेज को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हेमरेज कहाँ कहाँ से होगा, हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टोमक, बॉवल्स, यूटेरस, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसके अंदर हमें हेमरेज देखने के लिए मिलेगा। बट एलन की नोट्स में जिसके बारे में कंपैरिजन किया है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट है फेरम मेटेलिकम, ठीक है। फेरम मेटेलिकम, अभी हम तुरंत फेरम मेटेलिकम के बारे में पढ़े हैं। क्या है यहाँ पे पढ़े, एक्सट्रीम पेलनेस, ठीक है, एक्सट्रीम पेलनेस में मिलेगा फेरम मेटेलिकम। इसके बाद फेरम मेटेलिकम हेमरेज में मिलेगा। हेमरेज इसका कैसा हुआ, हेमरेज का करेक्टर ब्राइट रेड कलर एंड कोगुलेटेड इजली, जो भी ब्लड होगा वो इजली कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। सेकेंड मेडिसिन का कॉम्पेरिजन है हेमरेज में मिलेफोलियम। मिलेफोलियम, मिलेफोलियम का जो हेमरेज है वो ब्राइट रेड कलर का फ्लूइड होगा। थर्ड है अर्निका, थर्ड है अर्निका। अर्निका में भी हेमरेज है, बट ये कैसा हेमोरेज है, मैकेनिकल इंजुरी से हेमोरेज है, ठीक है। नेक्स्ट है हेमामिलिस। हेमामिलिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द हेमोरेज। हेमोरेज के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, मेडिसिन है। इसमें इसका जो हेमरेज है इसका कैरेक्टर क्या है, प्रोफ्यूज होगा, ठीक है। जहाँ से भी ब्लीडिंग होगा, डिस्चार्ज होगा, वो प्रोफ्यूज होगा, इसके साथ साथ डार्क कलर का होगा डिस्चार्ज। नेक्स्ट है सिंकोना। सिंकोना को हम और क्या बोलते हैं, सिंकोना को हम चाइना भी बोलते हैं, ठीक है। चाइना में हेमरेज कैसा है, लॉन्ग होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेमोरेज ऑफ एसिटिकम एसिड। नेक्स्ट इसका और हम सेकेंड फिजिकल जनरल देखेंगे, और क्या क्या इसमें फिजिकल जनरल है। नेक्स्ट इसका फिजिकल जनरल है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजुरी। इंजुरी के बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी हम दे सकते हैं एसिटिक एसिड को आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थीसिया, ठीक है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, फिर ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सर्जिकल शॉक, कोई सर्जरी हुआ है और सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उस केस में भी हम दे सकते हैं, सर्जिकल शॉक के केस में दे सकते हैं, सर्जिकल शॉक के बाद दे सकते हैं आफ्टर, और फिर आफ्टर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के बाद भी हम जो है दे सकते हैं एसिटिक एसिड को। तो इस केस में भी हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे कि इंजुरी के बाद कहीं पे चोट लगता है, उसके बाद जो है अ, दूसरे मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बट फिर भी बहुत टाइम के बाद भी कमजोरी या थकान, प्रोस्ट्रेशन जो है रह जाता है, तो उस केस में हम सल्फ्यूरिक एसिड भी देते हैं
और एसिटिक एसिड भी देते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी आप देखिएगा इसका कंपैरिजन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड भी है और सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजुरी। इसके साथ साथ आफ्टर सर्जिकल शॉक में भी दे सकते हैं, सर्जरी के बाद देंगे। एनेस्थीसिया, किसी को एनेस्थीसिया लगा है, जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया, उसके बाद कोई भी आफ्टर एनेस्थीसिया के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कंप्लेन आ रहा है, तो उसको क्योर करने के लिए हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका जो फिजिकल जनरल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द थर्स्ट। जब भी दोस्तों आपके दिमाग में एसिटिक एसिड आए, उस समय सभी बातों को भूलकर एक बात को याद रखिएगा कि ये थर्स्ट का मेडिसिन है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थर्स्ट होता है। कैसा होता है? इंटेंस थर्स्ट, इंटेंस थर्स्ट। ठीक है, इंटेंस, इनसेंसिएबल, इंटेंस insensible thirst even for large quantity of, even for large quantity, large quantity in edema or dropsy, diabetes, chronic diarrhea, but no thirst in fever, but no थर्स्ट इन फीवर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए बात को। यहाँ पे हम बोले कि फीवर, सॉरी, जो यहाँ पे थर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड जैसे ही आएगा आपको एक चीज़ याद रखना है, वो क्या है? थर्स्ट। जैसे दिमाग में एसिटिक एसिड आए, कहीं पे एसिटिक एसिड के बारे में बात हो रहा है, आप सबसे पहले वहाँ पे थर्स्ट समझिए, थर्स्ट को सोचिए। इसमें इंटेंस थर्स्ट है, इनसेंसिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉप्सी। यानी ड्रॉप्सी का मीनिंग क्या होता है? ड्रॉप्सी का मीनिंग होता है एडिमा। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ड्रॉप्सी जो है ये एक क्लासिकल वर्ड है। ठीक है, ये एक पुराना वर्ड है, और इस ड्रॉप्सी को आजकल हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न टाइम में इसको हम एडिमा बोलते हैं। ड्रॉप्सी को हम एडिमा बोलते हैं। तो एडिमा में भी जब पेशेंट को एडिमा हुआ है, और एडिमा में क्या होता है, एडिमा वाटर की वजह से ही होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके वजह से एडिमा होता है ज़्यादातर केस में। तो एडिमा हुआ है फिर भी उसको क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है। डायबिटीज़ में भी ध्यान रखिए, एसिटिक एसिड डायबिटीज़ में भी हम देते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ के केस में भी इसको प्यास लग रहा है, डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। वैसे डायरिया, सॉरी, डायबिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफैगिया। तो इसमें पॉलीडिप्सिया ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो पॉलीडिप्सिया का मीनिंग क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्यास लगना। तो पहले से सबको पता है, पॉलीडिप्सिया हुआ दैट मीन्स कि थर्स्ट लगेगा ही। तो डायबिटीज़ में भी देते हैं इसको। इसके साथ साथ क्रॉनिक डायरिया, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्रॉनिक डायरिया, लंबे समय से डायरिया है पेशेंट को और उसमें भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी हम दे सकते हैं। बट नो थर्स्ट इन फीवर, फीवर में लेकिन इसको प्यास नहीं लगेगा। इसको भी आप ऐसे ही याद कर लीजिए स्टार लगा के, इसको फीवर में प्यास नहीं लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने वाली बात है कि नॉर्मली इसको जितना भी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम में इसको थर्स्ट है, और वो भी इंटेंस थर्स्ट है, लाइक ड्रॉप्सी में, डायबिटीज़ में, क्रॉनिक डायरिया में। लेकिन फीवर में इसको थर्स्ट नहीं है, फीवर में इसको थर्स्ट नहीं है, बट नो थर्स्ट इन फीवर, विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट जनरल फीचर है, फिजिकल जनरल, विच इज़ द कैनॉट स्लिप लाइंग ऑन बैक साइड। जो एसिटिक एसिड है, cannot sleep lying on back side, on बैक साइड, पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ ये लेट के नहीं सो सकता है।
ठीक है। तो कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक साइड, तो फिर कैसे आराम कैसे करता है, तो रेस्ट बेटर, इसको आराम मिलता है, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, पेट की तरफ सोता है, ठीक है। मतलब पेट को नीचे करके पेट की तरफ सोता है, होता है ना, एक कोई बैक साइड सोता है बैक साइड की तरफ, और एक होता है बेली की तरफ। तो ये जो एसिटिक एसिड है वो बेली की तरफ सोता है, और ऐसा हमें और किस मेडिसिन में देखने के लिए मिलेगा, एमोन कार्प में, ठीक है। एमोन कार्प सबको पता होगा, एमोन कार्प मेडिसिन है एक, आगे हम बताएंगे एमोन कार्प। तो एमोन कार्प के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा कि एमोन कार्प भी कैसे होता है, बेटर लाइंग ऑन बेली, ठीक है, बेली साइड्स होता है। तो एसिटिक एसिड कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक साइड, पीछे की तरफ नहीं सो सकता, किधर की तरफ सोएगा, बेली साइड। अब हम बात करते हैं कि बैक साइड सोने से किसको आराम मिलता है, किसको अच्छा लगता है, बेटर साइड बेटर लगता है, विच इज द आर्सेनिक। स्लीप बेटर, स्लीप बेटर ऑन बैक, ये मिलता हमें आर्सेनिक में। यानी कि आर्सेनिक बिल्कुल उल्टा है, किसका ऑपोजिट है, आर्सेनिक इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एसिटिक एसिड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लीपिंग, ठीक है। स्लीप के कंडीशन में, स्लीप के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो आर्सेनिक बिल्कुल ऑपोजिट है फ्रॉम किससे, एसिटिक एसिड से, और इसके साथ साथ एमोन कार्ब से। एमोन कार्ब में भी बैक साइड से प्रॉब्लम है और बेली साइड वो सोता है, एसिटिक एसिड में भी बैक साइड से उसको प्रॉब्लम है, बेली साइड सोता है, और आर्सेनिक में वो बैक साइड सोता है। तो दिस इज द थिंग्स जिसको आपको समझना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिंकिंग ऑफ एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया। उसको ऐसा लगता है कि उसका जो एब्डोमेन है वो सिंक कर रहा है, रात को जब वो बैक साइड्स होता है तो ऐसा उसको फीलिंग होता है कि उसका एब्डोमेन क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। सिंकिंग ऑफ, सिंकिंग ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, सिंकिंग ऑफ एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है उसको रात में। सिंकिंग ऑफ एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल जर्नल ऑफ एसिटिक एसिड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका हम पढ़ते हैं जीआई सिम्टम। जीआई सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा, इसका डायरिया पहले समझेंगे। डायरिया कॉपियस है इसका, डायरिया कॉपियस एंड एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्ट हो जाएगा डायरिया के बाद, ये जो पेशेंट है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा। ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉपसी, टाइफस, थिसिस विथ नाइट स्वेट। अच्छा, ये सारा चीज़ तो हम बता दिए हैं, ग्रेट थर्स्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम नाइट स्वेट को इंक्लूड करेंगे, नाइट स्वेट। तो जीआई सिम्टम में, वैसे जीआई सिम्टम में हम बात करें तो नाइट स्वेट इसमें नहीं आएगा, बट जो भी इसका सिम्टम है लाइक डायरिया कॉपियस एग्जॉस्टिंग है, इसके साथ साथ थर्स्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ साथ एसोसिएटेड होगा इसमें नाइट स्वेट, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, एसोसिएटेड है नाइट स्वेट एसोसिएटेड विद द थर्स्ट। ऑब्वियसली बात है, इसको प्यास लग रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, तो प्यास लग रहा है इसके वजह से नाइट में स्वेटिंग होगा, ठीक है। स्वेटिंग हो रहा है, इसके बाद इसको थर्स्ट हो रहा है, इस चीज़ को रिलेट कीजिए। थर्स्ट क्यों लग रहा है, प्यास क्यों लग रहा है, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो कहाँ पे वाटर लॉस जा रहा है, नाइट में स्वेटिंग। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसका जीआई सिम्टम है विच इज द सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग। सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग की भी अच्छी दवा है एसिटिक एसिड। सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, सावर बेल्चिंग आ रहा है, खट्टा डकार जिसको बोलते हैं, उस केस में दे सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है बर्निंग वाटर ब्रेस। बर्निंग वाटर ब्रेस, इस केस में भी हम एसिटिक एसिड देते हैं। व्हाट इज बर्निंग वाटर ब्रेस? ये इंपॉर्टेंट है। वाटर ब्रेस, वाटर ब्रेस क्या है? बेसिकली ये जो स्टोमक का एसिड होता है, स्टोमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ओएसोफेगस तक जो आ जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग बेल्चिंग। डकार के समय क्या होता है कि वो अप टू ओएसोफेगस माउथ में आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बैक फ्लो ऑफ बैक फ्लो बैक फ्लो ऑफ स्टोमक कंटेंट। जो स्टोमक कंटेंट है उसका बैक फ्लो हो रहा है। वाटर ब्रेस को थोड़ा बहुत हम हार्ट बर्न से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वाटर ब्रेस बेसिकली जो है इसको आप जो हार्ट बर्न बोलते हैं, ठीक है, तो उससे भी समझ सकते हैं। जो अचानक से एकदम डकार आता है, एकदम तीखा, गला जलने लगता है, ठीक है, पूरा जो माउथ है, माउथ के अंदर का जो पार्ट है वो पूरा बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, विच इज़ द वाटर ब्रेस, या फिर इसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? जो स्टोमक के अंदर एचसीएल रिलीज हो रहा है, जो स्टोमक का जो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बैक फ्लो हो जा रहा है वापस, मतलब सॉरी, वापस इसको नहीं बोलेंगे, बट कहाँ आ जा रहा है वो? माउथ में आ जा रहा है। तो जिसके वजह से ये वाटर ब्रेस हमें देखने के लिए मिलेगा एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट और इसका सिम्टम है प्रोफ्यूज सेलिवेशन। प्रोफ्यूज सेलिवेशन, एसिटिक एसिड में सेलिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों। और भी कुछ मेडिसिन है जिसमें कि प्रोफ्यूज सेलिवेशन देखने के लिए मिलेगा, लाइक डे एंड नाइट में ही एक मेडिसिन है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के अंदर भी प्रोफ्यूज सेलिवेशन मिलेगा, दिन और रात दोनों, डे एंड नाइट। इसके साथ साथ मर्क्यूरस में, मर्क्यूरस भी बहुत अच्छी दवा है सेलिवेशन की। इसमें सेलिवेशन एट नाइट, रात को सेलिवेशन एट नाइट, उसको जो है इसमें हम मर्क्यूरस दे सकते हैं, मर्क्यूरियस, ठीक है, मर्कसोल नहीं, मर्क्यूरियस। अब देखिए रात को बहुत लोग क्या होता है कि रात को सोते सोते माउथ से सलाइवा बाहर आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोग को आप देखिएगा। तो रात को क्या हो रहा है, किसके वजह से वो माउथ से सलाइवा बाहर आ जा रहा है? एक्सेसिव सेलिब्रेशन एट नाइट, ठीक है, इसके वजह से। तो इस केस में हम मर्क्यूरस दे सकते हैं। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड में भी सलाइवेशन है, प्रोफ्यूज सेलिब्रेशन है, ठीक है, डे एंड नाइट। और इस ये प्रोफ्यूज सेलिब्रेशन डे एंड नाइट लैक्टिक एसिड में भी मिलेगा और मर्क्यूरस में भी मिलेगा। बट मर्क्यूरस में कम मार्क है, रात को सेलिब्रेशन ज़्यादा मार्क है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन है एलन की नोट्स में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिम्टम का। थोड़ा सा हम इसका रेस्पिरेटरी सिम्टम देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम ऑफ द एसिटिक एसिड। फर्स्ट इसका जो सिम्टम है ट्रू क्राउड हिसिंग रेस्पिरेशन, ट्रू क्राउड हिसिंग रेस्पिरेशन।
अब देखिए ट्रू क्राउप हिसिंग रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले क्राउप का मीनिंग क्या होता है। क्राउप क्राउप का मीनिंग होता है जैसे सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। एयरवे जो होता है वो सिंक कर जाता है, नैरो हो जाता है। एयरवे एयरवे सिंक मतलब सिकुड़ जाता है। हार्ड टू ब्रीथ मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, परेशानी होने लगता है। इसके साथ साथ हिसिंग हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो हिसिंग वर्ड है, हिसिंग का मीनिंग क्या है। हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कफ विथ इनहेलेशन, इसके साथ साथ इनहेलेशन जब भी वो इनहेल कर रहा है, ठीक है। इन्हें जब जब भी वो इनहेलेशन कर रहा है तो इनहेलेशन के साथ साथ क्या होगा, एसोसिएटेड विथ कफ। कफ के साथ इनहेलेशन, सॉरी इनहेलेशन एसोसिएटेड विथ कफ, मतलब जब भी वो सांस ले रहा है, सांस भर रहा है, उस टाइम वो कफिंग करने लग रहा है, कफिंग हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, स्पॉन्जिया टोस्टा में भी हम देखेंगे। स्पॉन्जिया टोस्टा, स्पॉन्जिया टोस्टा के अंदर भी इनहेलेशन एसोसिएटेड विथ कफ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में इनहेलेशन ऑफ वेपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक हम बताते हैं। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर सक्सेसफुली यूज्ड इन द क्राउप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। बेसिकली क्या होता है, पहले के दिनों में, पुराने समय में जो साइडर विनेगर होता है, साइडर विनेगर क्या होता है, साइडर साइडर विनेगर, नाम सुने साइडर। साइडर का मीनिंग होता है एप्पल, ठीक है। साइडर को हम एप्पल बोलते हैं, एप्पल सेब, ठीक है। जो एप्पल से विनेगर बनाया जाता था उसको हम साइडर विनेगर बोलते हैं। तो साइडर विनेगर यानी एप्पल के विनेगर को वेपर बना के जिस पेशेंट को डिप्थीरिया हुआ है, ठीक है, मैलिग्नेंट डिप्थीरिया हुआ है, विच इज़ द हार्श केस, बहुत ज़्यादा सीरियस केस में हम देते थे वेपर ऑफ साइडर विनेगर, और उससे वो ठीक हो जाता था। दैट मीन्स कि सक्सेसफुली क्योर हो जाता था। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है एसिटिक एसिड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया में। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर, साइडर विनेगर, साइडर विनेगर का मतलब क्या हुआ, एप्पल विनेगर, एप्पल विनेगर सक्सेसफुली सक्सेसफुली ट्रीट द क्राउप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। मैलिग्नेंट डिप्थीरिया मतलब ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है एसिटिक एसिड के लिए। समझिए ज़रा ध्यान से इस चीज़ को, इस लाइन को ज़रा समझिए, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ओल्ड टाइम में डिप्थीरिया को क्योर करने के लिए, डिप्थीरिया ने मैलिग्नेंट डिप्थीरिया को क्योर करने के लिए, ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, मैलिग्नेंट डिप्थीरिया को क्योर करने के लिए हम एप्पल विनेगर को साइडर विनेगर को मतलब साइडर विनेगर का वेपर बना के इनहेल करते थे, ठीक है। वेपर बना के उसको इनहेल कराया जाता था पेशेंट को। किसी पेशेंट को मैलिग्नेंट डिप्थीरिया हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता था, पहले उसमें बहुत अच्छा काम करता था एप्पल विनेगर का वेपर, ठीक है। एप्पल विनेगर से वेपर बनाया तैयार किया जाता था और उसी वेपर को वो उसको इनहेल कराया जाता था, तो वो बहुत अच्छा काम करता था, ठीक है। तो इसीलिए आज भी मैलिग्नेंट डिप्थीरिया के केस में हम, या डिप्थीरिया के केस में एसिटिक एसिड देंगे, अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फीवर। फीवर सबको पता है हेक्टिक फीवर होगा, ठीक है। हेक्टिक फीवर पहले ही बता चुके हैं, जो कंटिन्यूअस इंक्रीज करता है फीवर उसको हेक्टिक फीवर बोलते हैं। और इसमें
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि फीवर के दौरान उसको प्यास नहीं लगेगा। नॉर्मली एसिटिक एसिड को बहुत थर्स्टी मेडिसिन है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको फीवर का बात आएगा तो फीवर के समय इसको प्यास नहीं लगेगा, ठीक है। तो हेक्टिक फीवर होगा, हेक्टिक फीवर। स्किन ड्राई एंड हॉट, स्किन कैसा हो जाएगा, स्किन ड्राई हॉट। इसके बाद रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक, लेफ्ट चिक पर रेड स्पॉट देखने के लिए मिलेगा, बट बट नो थर्स्ट इन फीवर, बट नो थर्स्ट इन फीवर, लेकिन इसको फीवर में प्यास नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बट नो थर्स्ट इन फीवर, इस चीज़ को हमें याद रखना है। फीवर में इसको प्यास नहीं लगता है, ठीक है। हेक्टिक फीवर है, स्किन ड्राई हो जाता है, हॉट हो जाता है, स्किन ड्राई है, हॉट है, फिर उसके बाद रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक है, बट नो थर्स्ट इन फीवर। इसके साथ साथ फीवर में स्वेटिंग भी होता है, फीवर में इसके साथ साथ स्वेटिंग, फीवर एसोसिएटेड विद द ड्रेंचिंग स्वेट एट नाइट, मतलब कि पूरा शरीर जो है पसीना से तरबतर हो जाता है रात को, ठीक है। रात में जब इसको बुखार चढ़ता है, बुखार लगता है, तो बुखार के साथ साथ स्वेटिंग भी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। यानी फीवर एसोसिएटेड विद द स्वेटिंग एट नाइट। तो एलन की नोट में एक लाइन लिखा हुआ है, ड्रेंचिंग स्वेट एट नाइट। व्हाट डज इट मीन ड्रेंचिंग स्वेट? ड्रेंचिंग स्वेट का मतलब हुआ कि पसीने से पूरा उसका बदन, पूरा कपड़ा, बेड जो है वो भीग जाता है, इतना इसका स्वेटिंग होता है, लेकिन फिर भी इसको बेचारे को प्यास नहीं लगता है। बट नो थर्स्ट इन फीवर, जनरली इसको खूब प्यास लगता है, लेकिन फीवर में इसको प्यास नहीं लगता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द एसिटिक एसिड। इसका थोड़ा सा हम रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड का दूसरे मेडिसिन के साथ क्या क्या रिलेशन है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऐसे रिलेशन में बहुत सारे मेडिसिन को ये एंटीडोट करता है। इट एंटीडोट अमाइल नाइट्रोसम, एंटीडोट करेगा किस किस को, अमाइल नाइट्रोसम, अमाइल नाइट्रोसम हो गया, ओपियम को, स्ट्रामोनियम, फ्यूम्स ऑफ चारकोल, जो चारकोल का धुआं होता है, ठीक है, फ्यूम्स ऑफ चारकोल। तो इन सब चीज़ को क्या करता है, ये एंटीडोट करता है, ठीक है। साइडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, जो साइडर विनेगर होता है, देखिए फिर से आ गया साइडर विनेगर, यानी कि जो एप्पल का विनेगर होता है। बेसिकली पहले के ज़माना में, पहले के टाइम में एप्पल से ही बहुत ज़्यादा विनेगर बनाया जाता था, ठीक है। तो साइडर विनेगर एंटीडोट किसको एंटीडोट करता है, एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड को ये एंटीडोट करता है। अच्छा, एक और बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसका रिलेशन में इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको हम थोड़ा यहाँ पे स्टार मार्क दे दिए हैं। क्या है ये, सिंकोना के बाद हम इसको देते हैं, आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज, कहीं पे हेमरेज हुआ है और हम फर्स्ट टाइम में हम सिंकोना दिए, ठीक है। तो सिंकोना के बाद हम किसको देंगे, एसिटिक एसिड को, तो बहुत अच्छा काम करेगा। एसिटिक एसिड को हम देंगे सिंकोना के बाद इन हेमरेज, हेमरेज के केस में तो बहुत अच्छा काम करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर डिजिटलिस, डिजिटलिस परप्यूरिया एक मेडिसिन है,
आफ्टर डिजिटेलिस। डिजिटेलिस के बाद देंगे इन ड्रॉप्सी के केस में, ड्रॉप्सी क्या देंगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बहुत अच्छा काम करेगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, नो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। मुझे कन्फ्यूजन है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। ठीक है, आप लोग देखिए, बट यहाँ पे हम बता दिए कि डिजिटलिस के बाद देंगे किस केस में, ड्रॉप्सी केस में। किसी को ड्रॉप्सी हुआ है, एडिमा हुआ है, तो उसको सबसे पहले हम क्या दिए, सबसे पहला मेडिसिन दिए डिजिटलिस। और डिजिटलिस से ठीक है, मेडिसिन से डिजिटलिस से धीरे धीरे क्योर हो रहा है, ठीक है, बट 100% क्योर नहीं हुआ। तो डिजिटलिस के बाद हम क्या दे देंगे, डिजिटलिस के बाद एसिटिक एसिड दे देंगे, इस तरीके से। वैसे हेमरेज हुआ है, हेमरेज के केस में पहले हम दिए सिंकोना। सिंकोना से क्योर हो रहा है, बट 100% क्योर नहीं है, तो सिंकोना के बाद हम क्या दे देंगे, एसिटिक एसिड। तो लाइक दैट, इस तरीके से। इसके बाद ठीक है, बहुत सारे सिम्टम को भी एग्रीवेट करता है, वो लास्ट लाइन है एलन की नोट्स का, तो आप देखिए उसको। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे ये मेडिसिन जो है फिनिश हो जाता है, एसिटिक एसिड। और आप लोग थोड़ा लाइक दीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।